नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की जो नागरिक शास्त्र की पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर एक चैप्टर है संघवाद। और उस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपसे अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस प्रश्न पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है: एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो देखें, हम इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा जब करेंगे तो उस चर्चा में हम एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार दोनों ही प्रकार की सरकारों का वर्णन करेंगे, उनकी विशेषताओं की बात करेंगे और साथ ही साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे हम लोग कि दोनों के अंदर जो अंतर है उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक के अंदर है दूसरे में नहीं है। तो चले हम सबसे पहले एकात्मक सरकार के ऊपर बात कर लेते हैं। एकात्मक सरकार की अगर हम बात करें, देखें, हम सबसे पहले एकात्मक सरकार की बात करेंगे। तो एकात्मक सरकार के अंदर सबसे पहले क्या कहा गया है? एकात्मक व्यवस्था में समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, इसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि एकात्मक अगर व्यवस्था होगी तो वहां एक ही स्तर की सरकार होगी और वो सरकार केंद्र सरकार कहलाती है और सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के अंदर ही निहित होती हैं। इसमें शक्तियों का बंटवारा किसी भी प्रकार से नहीं किया जाता। सारी शक्तियों का प्रयोग, सारी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही करती है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि एकात्मक व्यवस्था में सरकार में या तो एक ही स्तर पर कार्य करने वाली सरकार होती है या केंद्र सरकार के अधीन कुछ इकाइयां होती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर एकात्मक व्यवस्था होगी तो वहां सिर्फ एक ही स्तर की सरकार होगी, जैसा कि मैंने अभी पिछले बिंदु में आपको बताया कि केंद्र सरकार होती है। अगर केंद्र सरकार के अधीन कुछ और सरकारें हैं या कोई और इकाई है या राज्य की सरकारें हैं तो वो स्वायत्त होकर, मतलब फ्री होकर काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन रहकर ही कार्य कर पाती हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उस अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। हम थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम लोगों को देखना होगा, एकात्मक व्यवस्था में केंद्र स्वामी की भूमिका में रहता है और इकाइयां या राज्य एक एजेंट के तौर पर भूमिका निभाते हैं। देखें, यहाँ एक टाइपिंग एरर हो गया है, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि एकात्मक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार यहाँ होना चाहिए था, केंद्रीय सरकार। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ केंद्रीय के बाद सरकार शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। तो दोबारा से इस बिंदु पर बात करते हैं। एकात्मक व्यवस्था में केंद्रीय जो सरकार होती है वो स्वामी की भूमिका में मालिक के तौर पर कार्य करती है और अगर केंद्र सरकार के अतिरिक्त इकाइयां हैं यानी राज्य की कोई सरकार है तो वो सिर्फ एक एजेंट के तौर पर अपनी भूमिका निभाती हैं। वो जो भी निर्णय लेती हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से पूछ कर निर्णय लेती हैं और या फिर उसके अधीन रहकर ही पूरी तरह से कार्य करती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट ये कहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में संसद जो है वो सर्वोच्च होती है, जबकि न्यायपालिका का महत्व बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि एकात्मक व्यवस्था है तो वहां संसद सर्वोच्च है। संसद में जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी लॉ बनाया जाएगा वो सर्वोच्च होगा। लेकिन दूसरी ओर न्यायपालिका की इंपॉर्टेंस, न्यायपालिका का महत्व बहुत ही कम हो जाता है। इसके बाद
एकात्मक सरकार के अंदर अंतिम जो बिंदु है वो ये कहता है कि केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश भी दे सकती हैं। देखें, केंद्रीय जो सरकार है एकात्मक व्यवस्था में, वो प्रांतीय सरकारों को या प्रांतीय इकाइयों को या राज्य की अगर कोई सरकार है तो उनको आदेश भी दे सकती हैं। ऐसी अगर हम व्यवस्था की बात करें तो श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है। वहां पर केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश दे सकती हैं। इसलिए आप लोग इस उदाहरण को, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि जहां पर केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश देती है वो देश श्रीलंका है। क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, वो आपके लिए याद रखना बहुत ही आसान होगा। चलें, अब इसके बाद हम लोग दूसरी प्रकार की सरकार की बात करते हैं, जो है संघात्मक सरकार। और संघात्मक सरकार की हम बात करेंगे, संघात्मक सरकार के गुणों की चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताओं की बात करेंगे कि यदि कहीं पर संघात्मक व्यवस्था है तो वहाँ कौन कौन से गुण, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले देखें, संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है। देखें, मैंने अभी आप लोगों को एकात्मक सरकार के अंदर ये बताया कि यदि एकात्मक शासन व्यवस्था है तो वहाँ क्या होगा, सिर्फ केंद्र स्तर की सरकार होगी। और ऐसी स्थितियां हैं जहां केंद्र स्तर की सरकार भी है लेकिन साथ साथ राज्य स्तर की भी सरकारें हैं या अन्य इकाइयों की सरकारें हैं, तो वो केंद्र के अधीन रहकर कार्य करती हैं। लेकिन उसके विपरीत संघात्मक सरकार में शासन प्रणाली के अंदर केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें होती हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन भी होता है। कहने का मतलब ये है कि संविधान के अंदर ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया जाता है कि केंद्र सरकार क्या क्या काम करेगी और राज्य सरकारों को क्या क्या काम करने हैं। यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर जो 7वीं अनुसूची है, उस अनुसूची के अंदर शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है और उसमें ये वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, किन किन विषयों पर कार्य कर सकती है। साथ ही साथ उस अनुसूची के अंतर्गत यह भी बात की गई है कि राज्य सरकारें किन किन स्तर पर कार्य करेंगी, किन किन विषयों पर कार्य करेंगी, किन किन विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को, जहां तक मैं समझता हूं, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, संघात्मक शासन के अंतर्गत देश की इकाइयां यानी राज्य, उनकी भूमिका स्वायत्त होती है। देखें, यहां एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्वायत्त। स्वायत्त का अर्थ आप लोगों ने समझना बहुत ज़रूरी है। स्वायत्त शब्द का मतलब ये होता है कि बिना किसी दबाव के जब कोई निर्णय लेने की स्थिति में होता है और स्वयं के विवेक से वो निर्णय ले पाता है, तो उसे स्वायत्त कहा जाता है। और इसमें अगर पॉइंट की बात करें तो राज्य स्वायत्त भूमिका में होते हैं। कहने का मतलब यह है कि राज्यों को संविधान के अनुरूप जो शक्तियां प्राप्त हैं, संविधान के हिसाब से जो शक्तियां राज्यों की सरकारों को दी गई हैं, उन सभी शक्तियों पर, उन सभी विषयों पर राज्य की सरकारें पूरी तरह से स्वायत्त होकर, फ्री होकर अपने आप निर्णय ले सकती हैं। उसके अंदर केंद्र की किसी भी प्रकार से भूमिका नहीं होती है। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र
निष्पक्ष तथा संविधान के रक्षक की भूमिका में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक सरकार है, तो इस प्रकार की व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। मैंने देखे हैं अभी एकात्मक व्यवस्था को समझाते हुए, एकात्मक सरकार की विशेषताओं को समझाते हुए आप लोगों को ये बताया था कि यदि एकात्मक सरकार है तो एकात्मक सरकार के अंदर संसद सर्वोच्च होती है। वहां न्यायपालिका की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। संसद जो भी कार्य करती है, जो भी कानून बनाती है, वो सर्वोच्च होते हैं। लेकिन उसके विपरीत संघात्मक सरकार के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है और साथ ही साथ न्यायपालिका की भूमिका स्वतंत्र होती है, निष्पक्ष होती है और संविधान के रक्षक की भूमिका में होती है। यहाँ 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है न्यायपालिका के संदर्भ में: स्वतंत्र, निष्पक्ष और संविधान के रक्षक की भूमिका में। तो ये तीनों शब्दों का अर्थ आप लोगों के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे समझें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी। सरकार के जो 2 अन्य अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, उन अंगों का न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और न्यायपालिका फ्री होकर, स्वतंत्र होकर अपने निर्णय दे सकती है, अपना कार्य कर सकती है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन ऐसा न्यायपालिका क्यों कर पाती है पता है? क्यों? क्योंकि हमने अभी बात करी थी संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान के अंदर न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र का भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया जा चुका होता है। इसके बाद सेकंड जो शब्द है वो है निष्पक्ष। निष्पक्ष का मतलब यदि न्यायपालिका के समक्ष ऐसा मुद्दा आता है जिस पर न्यायपालिका को कोई निर्णय सुनाना है, न्यायपालिका को कोई निर्णय देना है, तो उस मुद्दे पर निष्पक्ष होकर किसी का पक्ष नहीं लेंगे। दोनों पक्षों की बराबर सुनवाई होगी और जो भी निर्णय होगा वो संविधान के अनुरूप होगा। ये बात न्यायपालिका के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और तीसरा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इस पॉइंट के अंदर, संविधान के रक्षक की भूमिका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यायपालिका के संदर्भ में। यदि सरकार के 2 अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं या सरकार का अंग विधायिका कोई ऐसा कानून निर्मित कर देता है जो संविधान के अनुरूप ना हो या व्यक्तियों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या कर सकती है और ऐसे पार्ट्स या पूरा का पूरा कानून रद्द कर सकती है जो संविधान के अनुरूप ना हो। तो इस प्रकार संघात्मक सरकार के अंतर्गत न्यायपालिका की जो भूमिका होती है वो संविधान के रक्षक के तौर पर भी होती है। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम संघात्मक सरकार के अंतिम पॉइंट पर बात कर लेते हैं, अंतिम विशेषता पर बात कर लेते हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य ना तो केंद्र के अधीन होते हैं और ना ही केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहने का अर्थ ये है, यदि राज्य की सरकारों को अगर सरकार है, संघात्मक व्यवस्था है, तो राज्य की जो सरकारें हैं उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केंद्र के अधीन रहकर कार्य नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर ये वर्णन स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है कि राज्य की सरकारें क्या क्या कार्य करेंगी और केंद्र की सरकारें क्या क्या
कार्य करेंगी। तो सबके जब कार्य स्पष्ट होते हैं तब इस प्रकार के विवादों की स्थिति खत्म हो जाती है कि कौन क्या कार्य करेगा। जब पहले से ही एक लाइन खींच दी जाती है कि इस लाइन के इधर के सारे कार्य जो हैं वो केंद्र सरकार करेगी और लाइन के दूसरी तरफ के जो कार्य हैं वो राज्य सरकारें करेंगी, तो विवादों की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और संघात्मक सरकार के अंदर, संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य को स्वयं निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार होता है। वो राज्य जो निर्णय ले रहा है वो केंद्र सरकार से किसी भी तरह से अधीन रहकर निर्णय नहीं लेता और ना ही केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता। लेकिन उत्तरदायित्व है जरूर। किसके प्रति उत्तरदायित्व है राज्य की सरकारों का? सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति। संविधान के प्रति ही सबका उत्तरदायित्व होता है संघात्मक व्यवस्था में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या प्रांतीय स्तर की सरकारें हों। और इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण स्पष्ट रूप से भारत है। भारत के अंदर एक से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। हमारे यहाँ केंद्र स्तर की भी सरकार पाई जाती है, हमारे यहाँ राज्य स्तर की भी सरकार पाई जाती है, साथ ही साथ प्रांतीय स्तर की सरकारों का भी हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है। तो आपको ये उदाहरण याद रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। उदाहरण अगर यदि आप देते हैं अपने उत्तर के अंदर तो आपके उत्तर का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को अब इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से समझ आ गया होगा और आप अपने इस प्रश्न के उत्तर को तैयार करें, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, यही मेरी इच्छा है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपने प्रश्न का उत्तर तैयार करें, अधिक से अधिक अंक लें। धन्यवाद।